हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू घंटे में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का सिद्धांत। ये ब्लूम का सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू वीडियोस है। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं, जहां से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक कंफ्यूज करने वाला हो जाता है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं क्योंकि नोट्स नहीं होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूं। आप इसके नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। वन लाइनर नोट्स बनाइए A4 साइज के, एक साइड पेपर में, पेज पेपर में आपका ये पूरा कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते जाइए और चीज़ें को डेली रिवीजन करिए। ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं आखिर में जो है लास्ट में करीब 22-25 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो उनको भी देख लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले जो है मैंने जो है वैन हिले जो है वाला सिद्धांत जो है कंप्लीट करा है। अगर आपने वो सिद्धांत नहीं किया है, नहीं देखा है, अभी भी क्वेश्चन वैन हिले से संबंध में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। वैन हिले जिन्होंने ज्यामितीय जो है सिद्धांत को समझने के लिए जो है एक पूरा स्ट्रक्चर दिया था कि किस तरीके से ज्योमेट्री को समझाया जाना चाहिए बच्चों को, तो उसके सिद्धांत में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो वहां से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन, तो मतलब इन दो टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। जो पहली बार जा रहे हैं देखिए एग्जाम देने, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फर्स्ट टाइमर जो हैं सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि मैं जानबूझ करके इन टॉपिक्स को दे रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चन यहाँ इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो क्यों ना इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया जाए। ठीक है, और मैं पेपर तो आपको देता ही हूँ इस चैनल के माध्यम से। डेली जो है मैं आपको सीडीपी, हिंदी पेडागोजी के कराता हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की जो है इच्छा हो रही है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और खूब सारे पेपर सॉल्व करिए। कम से कम 50 पेपर जो है वहाँ पे पहले से ही पड़े हुए हैं। आप डेली जो है उन पेपर्स को सॉल्व करिए, अच्छे से तैयार करिए। सीटेट में हमारा शुरुआत से 120 प्लस का टारगेट रहेगा, ताकि हम जो है इस टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है, पूरा समय जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम मुझे अप्रिशिएट करें। तो जो टारगेट है वह है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए मात्र, ताकि मैं आपसे मोटिवेट हूं और मैं डेली आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेकर के आऊं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने बच्चे जो है पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्लूम का सिद्धांत क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी इसका पूरा नाम है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस में लाइन आपको जैसी दी जा रही है वैसे ही के वैसे ही आपको चिपका देंगे 4 ऑप्शंस में से। तो पहला है, यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को समझने और मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा है जो बताता है कि छात्र किस स्तर पर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, यह सिद्धांत किस चीज पे काम करता है? यह सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए कार्य करता है और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था ब्लूम ने, जो यह बताता है कि बच्चे जो है किस स्तर पर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अब उन स्तरों की हम बात में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट श्रेणियों में बांटना, ताकि अध्यापन, अधिगम और मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जा सके। यह विद्यार्थियों को सोचने की क्षमता को क्रमिक रूप से विकसित करने पर बल देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो सिद्धांत जो है क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है कि अक्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है, रेखीय रूप से, स्ट्रेट रूप से, इस तरीके से। तो क्रमिक रूप आंसर आपको देना है। ठीक है, हर एक पॉइंट्स का मतलब है। केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित जो है एकल आयाम है। यह अधिक जो है परंपरागत और तथ्य आधारित सीखने पर केंद्रित है यह सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यहां पे मैंने जो थ्योरी चीजें समझाई हैं। अब आ जाते हैं ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र कौन डोमेन्स है, 3 क्षेत्र जो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा कि जो कौन सा क्षेत्र ब्लूम के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है मनोदैहिक, क्रियात्मक या साइकोमोटर। मैं आपसे कहूंगा कि इनके इंग्लिश वाले नाम जरूर याद करना। अफेक्टिव डोमेन इंग्लिश में देखे दिया है, यहां पे लिखा है भावनात्मक क्षेत्र। तो इंग्लिश में नाम याद रखना। मैं फिर से बार बार कहूंगा, इंग्लिश में ही नाम याद रखना, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
साइकोमोटर डोमेन, तो ये तीन क्षेत्र, डोमेन का मतलब क्षेत्र, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, इन तीनों में। तो याद देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है, मस्तिष्क से संबंधित क्षेत्र होता है। जैसा कि पियाजे का सिद्धांत तो आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, मतलब सोचना, समझना, क्रियाएं करना, एक्शंस करना, ये सारी जो क्रियाएं होती है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। भावनात्मक क्षेत्र में भावनाएं होंगी, जुड़े होंगी, रुचियां, दृष्टिकोण उसके जुड़े होंगे, तो इफेक्टिव डोमेन में आएगा। इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले ही इंग्लिश नाम ही याद रखना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक मनोदैहिक क्षेत्र, जिसे कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। ये क्या होता है, ये शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है, शारीरिक गतिविधियां, कौशल से संबंधित जो है ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब आ जाते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जिसे मैंने अभी अब 3 क्षेत्रों में बताया था, पहला जो क्षेत्र है उसको 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पहली चीज याद कर लेना, ये कितने स्तर में है, ये 6 स्तरों में विभाजित किया गया है, जो निम्न से उच्च की ओर लेके जाता है। निम्न से उच्च की ओर स्ट्रक्चर है, मतलब एक अगर हम पिरामिड बना ले तो निम्न में पहला सबसे स्तर होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि रिमेंबरिंग स्तर। मैं इन जो है स्तरों पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, आगे आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है। तो ये पहला स्तर है और आखिरी वाला स्तर जो है उच्च स्तर माना जाएगा। ठीक। अब एक एक करके स्तरों पे चर्चा करते हैं। तो पहला स्तर है जिसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। अब याद रखना एक बात और, ये स्तर का कोई नाम नहीं बताया गया है। जैसे कोई हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे ज्ञान का स्तर जो है कौन सा है, तो सबसे बोलना है आपका निम्न स्तर है। लेकिन हो सकता है कि इसकी जगह आपको स्तर लिखा जाए याद करना। याद करना भी एक स्तर है। तो एक बातों को अंदर समझिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन की भाषा कुछ भी बदल सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे देखता हूं कि क्वेश्चन की भाषा, अब देखिए मैंने यहां पे ज्ञान स्तर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में कई जगह आपको याद करना लिखा होगा, इमेज में भी मैंने याद करना। तो याद करना ज्ञान स्तर, नॉलेज स्तर और रिमेंबरिंग, ये स्तर जो होता है इसमें क्या होता है, ये पहला ही स्तर है जिसमें तथ्यों को याद करना और उन तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करना ये किया जाता है। कीवर्ड अगर हम देखें तो इस चीज को नोट कर लीजिए, सूचीबद्ध करना, नाम बताना, पुनः जो है पुनः तथ्यों को प्राप्त करना, चीजों को पहचानना, ये सब इसमें शामिल है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे भारत की राजधानी क्या होगी, तो आप सीधा केवल केवल सूची नाम बता दोगे, भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। सूचीबद्ध करना, तो भैया 1 से 10 तक जो है काउंटिंग को सूचीबद्ध करो, एक सही से क्रम से लिखो, तो 1 2 3 बच्चा। तो इसमें सिर्फ केवल तथ्यों को याद किया जाता है, सिर्फ केवल तथ्यों को याद करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्तर पे, हमें 6 स्तर के बारे में चर्चा करनी। दूसरा स्तर होता है जिसे कहते हैं बोध, या फिर उसका दूसरा नाम है समझना। इसका जो है इंग्लिश में बोले तो कंप्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या होता है, पहले वाले में तथ्यों को याद करना होता है, तो अब दी हुई तथ्यों की जानकारी को जो है हमें समझना है और उसका अर्थ निकालना आना चाहिए, मतलब अनुवाद करना आना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। तो जानकारी को समझना और उनका अर्थ निकालना। अगर हम कीवर्ड की बात करें तो वर्णन करना, व्याख्या करना, सारांश करना, उदाहरण देना। जैसे उदाहरण देना कैसे, जैसे हम आपके नज़र में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, गांधी जी के मूल्यों की व्याख्या करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जल कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग, जानकारी को समझना और उसका अर्थ निकालना होता है, जानकारी की व्याख्या करनी होती है, जानकारी का अनुवादकरण करना होता है। बात यहाँ समझ गए। अब तीसरा जो होता है वो होता है लागू करना, अप्लाइंग जिसे कहते हैं। अब जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी ज्ञान है, सीखी गई जो जानकारी को नई जानकारी में लागू करना होता है। जो भी आपने सीखी गई जानकारी को नई जानकारी में लागू करना ही जो है लागू करना है, अप्लाइंग होता है। इसमें जो है उपयोग करना, लागू करना, प्रदर्शन करना, हल करना, ये सब है। जैसे एग्जाम्पल लागू करना के तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपको 200 रुपये दिया गया, जिसमें से 20% की छूट मिली। तो वो जो है अब जो है 20% कोई कीमत, कोई सामान जैसे 200 रुपये की कीमत का था, उसमें 20 रुपये छूट मिली, 20% की छूट मिली या 20 रुपये की छूट मिली, तो अब नई दर क्या हो गई, तो वो 180 रुपये की हो गई। अगर 20 रुपये की छूट मिली तो ये समझ गए, अगर 20% की छूट मिली तो वो 160 रुपये की होगी। ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीखी गई जानकारी को नई जानकारी में लागू करना होता है। ठीक है, अप्लाइंग में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्लेषण करना, जिसे कहते हैं हम एनालिसिस, इंग्लिश में ही नाम याद रखना।
जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर और फिर उसकी संरचना को समझना, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। विश्लेषण एनालिसिस यही होता है। तो एनालिसिस में हम चीज़ों को तुलना करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जांच करते हैं और उसमें कारण भी बताते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में पेपर के समय क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। इन कीवर्ड्स को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक दो बार में ही आपके दिमाग में समझ जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट है संश्लेषण करना या सृजन करना, जिसे कहते हैं सिंथेसिस। ये क्या होता है? विभिन्न हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाना। संश्लेषण करना या सृजन करना, सृजन मतलब कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएशन भी हो सकता है इसका नाम। तो सृजन करना, संश्लेषण करना, कुछ विभिन्न हिस्सों को जोड़कर तोड़कर कुछ नया बनाना, यही सृजन होता है। तो इसमें कुछ नया डिजाइन करना होता है, कुछ नया निर्माण करना होता है, कोई नई रचना करना होता है, कुछ नया नवाचार करना होता है। ये सब जो है इसमें कीवर्ड आएगा। उसके बाद छठवां जो आखिरी वाला है मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं। अब मूल्यांकन में क्या होता है? छात्र जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं और मूल्यांकन करते हैं या आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। तो इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन कोई शब्द बदल तो नहीं सकता भाई। किस चीज का मूल्यांकन करोगे? छात्रों की जानकारी का मूल्यांकन करोगे कि भैया बच्चा जो है किस लेवल में आ रहा है, पढ़ने में योग्य है कि नहीं है, खराब है कि क्या है, उसकी कमियों को दूर करेंगे। तो यही होता है। तो छात्रों की जानकारी के आधार पर निर्णय लेना, मूल्यांकन लेना, आलोचनात्मक विश्लेषण करना, यहां पे समझ। तो यहां पे जो कीवर्ड आएंगे वो आलोचना करना, निर्णय लेना और औचित्य देना या मूल्यांकन करना। ठीक है। तो ये कुछ 6 थे। अब ये फिगर देख लो। पहला पॉइंट है याद करना, जिसे कहते हैं रिमेंबरिंग। दूसरे स्तर में अंडरस्टैंडिंग, समझना। तीसरे स्तर में अप्लाइंग, जिसे कहते हैं लागू करना। और जो है चौथा स्तर है एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण करना। और पांचवा स्तर है सिंथेसिस या क्रिएशन कह सकते हैं, सृजन करना। और छठवां स्तर है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। इन जो है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है 6 चरण है। कितने चरण? 6 चरण। इन चरणों को अच्छे तरीके से घोट के पी जाओ। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब देखिए मैंने 6 चरणों को उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। तो पहला याद करना में मतलब परिभाषा देना होता है। मैंने आपसे बताया था कि भारत की राजधानी क्या है। तो इसमें सिर्फ केवल आपको जानकारी, तथ्यों को देना होता है। सिर्फ भारत की राजधानी क्या है, जल चक्र की परिभाषा बता दो। समझना में क्या होता है? इसकी प्रक्रिया को समझाना होता है। लागू करना क्या होता है? लागू करना में क्या होता है कि सीखी गई जानकारी को नई परिस्थितियों में लागू करना होता है। विश्लेषण करने में क्या होता है? चीजों का विश्लेषण करना होता है। मूल्यांकन में करने में क्या होता है? चीजों को मूल्यांकन करना होता है कि क्यों ये ऐसा कारण हुआ। तो मूल्यांकन में आलोचनात्मक विश्लेषण होता है, वर्षा न होने का क्या कारण हुआ, क्या रीजन है। सृजन करना होता है कि कुछ नया क्रिएट करना, जल संरक्षण के बारे में एक नया पोस्टर बनाओ। तो मैंने आपको वहां पे बताया भी था। तो ये कुछ जो है तरीका है, आप समझ सकते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस चीज को जो है आपको दिया है। ठीक है। अब आ जाते हैं जो ये टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी जो अभी आपने पढ़ा था वो 1956 में दिए गए थ्योरी है। अब जो संशोधित थ्योरी है वो संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के जाना जाता है, वो 2001 की है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाए, बाकायदा उसमें लिखा होगा संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो आपको आंसर इस आधार पे देना है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपसे सिर्फ केवल ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पे पूछा जाए तो आपको आंसर उस आधार पे देना है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो है आखिरी का जो टॉप का जो 2 सिद्धांत थे जिसमें क्रिएशन और मूल्यांकन था, यहां पे ये बदल जाता है। यहां पे मूल्यांकन जो है उच्चतम स्तर हो जाता है और यहां क्रिएशन जो है वो यहां पे जो देखिए, यहां पे जो इस वाले थ्योरी में मूल्यांकन जो उच्चतम स्तर पे था, ये जो है 5वें स्तर पे शिफ्ट हो जाता है। और सृजन करना जिसे कहते हैं क्रिएशन, वो 6वें स्तर पे चला जाता है। बस यही संशोधित है। ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी बदलता नहीं है। तो ये जो संशोधित वाला जो सिद्धांत है, ये लोरिन एंडरसन और डेविड जो है क्रॉथबोल ने जो है ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। इसको ज्यादा गतिशील बनाया था। तो मूल जो टैक्सोनॉमी में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो है उच्चतम स्तर पे था, लेकिन संशोधित संस्करण में ये क्रिएशन जो है उच्चतम स्तर पे बनाया गया। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है। यह सिद्धांत 2 आयामों पर आधारित है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम, संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब याद करना, समझना आदि। और ज्ञान आयाम जिसमें तथ्यात्मक है, संरचनात्मक है,
प्रक्रियात्मक है और मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है, मतलब संशोधित वाला सिद्धांत है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधन जो है ना, ये सीखने को अधिक व्यापक और विश्लेषणात्मक बनाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जो संशोधित वाला ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो 2001 में बताया गया था, ये सीखने को अधिक व्यापक बनाता है और सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप से तथ्यों को पेश करता है। ये बात याद करिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर का ही दिया हुआ दूसरा रूप है। 2001 के संशोधन में संज्ञानात्मक क्षेत्र को 4 प्रकार के ज्ञान के साथ जोड़ा गया था। वो 4 प्रकार के स्तर को याद कर लीजिएगा: तथ्यात्मक स्तर, संरचनात्मक स्तर, प्रक्रियात्मक स्तर और मेटा संज्ञानात्मक स्तर। तथ्यात्मक में क्या होता है? तथ्यों को जो है बात होती है। संरचनात्मक में जो है चीजों के बीच में, सिद्धांतों के बीच में संबंध को देखा जाता है। प्रक्रियात्मक में क्या होता है? उनमें प्रक्रिया, तकनीकों और विधियों का ज्ञान देखा जाता है। और मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान में क्या होता है? स्वयं के ज्ञान व सोच प्रक्रिया के बारे में जागरूकता होती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स आप समझ गए। आपसे सिर्फ पूछेगा, क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूं कि इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है गलत दे देगा। आपसे कहेगा कि तथ्यात्मक, संरचनात्मक और मेटा संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष में कौन सा जो है संशोधित जो है कि 4 प्रकार में नहीं जोड़ा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो भावनात्मक आपको काट देना है तुरंत। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आ जाते हैं फिर से वही सब चीज पे आ जाते हैं पुनः। जो सिद्धांत है किस पर जोर देता है? ये सिद्धांत जो है रचनात्मकता पर जोर देता है और आधुनिक शिक्षा पद्धतियों पर जोर देता है। याद करना पहला पॉइंट, रिमेंबरिंग, जैसा कि मैंने आपको पिरामिड में बताया था, जानकारी को पुनः प्रस्तुत करना, याद करना, ये हो गया। दूसरा है समझना, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को अर्थ निकालना, समझना आना चाहिए, व्याख्या करना, उदाहरण देना। जैसे ये स्तर तब होता है जब छात्र अवधारणा को समझता है और उनकी व्याख्या करता है, ना कि उसे लागू करता है। सिर्फ इसमें जानकारी की व्याख्या करनी होती है, अनुवाद करना होता है और उदाहरण देना होता है। यही समझना है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। बात समझ गए? तीसरा पॉइंट है लागू करना, ज्ञान को नई या व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करना होता है। तो सीखी गई जानकारी को नई परिस्थितियों में लागू करना होता है, यही चीज है। जब छात्र किसी सीखी हुई अवधारणा, विधि, प्रक्रिया को किसी नई स्थिति या प्रश्न में उपयोग करता है, तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, विश्लेषण करने में क्या होता है? एनालिसिस होता है, जानकारी के हिस्सों को तोड़ना और उनके बीच संबंध बनाना, संबंध समझना। अब आ जाते हैं मूल्यांकन, जो कि वहां पे संशोधित वाले में ये 5वें स्तर पे और नॉर्मल वाले में ये 6वें स्तर में थे। तो हम मूल्यांकन करने में क्या हो? जानकारी या परिणामों को मूल्यांकन करना और निर्णय लेना या आलोचना करना। ठीक है, यहाँ पे हम आलोचनात्मक विश्लेषण पे ध्यान देते हैं और सृजन में नई जानकारी, विचार, उत्पाद को बनाते हैं। ये बात समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे आप देखिए सेम चीज़ है, बस केवल ये वहाँ पे था और ये ऐसे था, स्विचिंग कर देंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं। अब आइए क्वेश्चंस को। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अब आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे गारंटी है कि आपने नोट्स बनाए होंगे। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं उसको देखते हैं। ब्लूम का टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये सीखने के स्तरों का वर्गीकरण करता है। मैंने आपको पहले ही आंसर बताया है, ऑप्शन बी। ठीक, ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र में कुल कितने स्तर हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र कह लीजिए या संज्ञानात्मक क्षेत्र कह लीजिए, तो रिवाइज्ड वर्जन के अनुसार हो या कैसे भी अनुसार हो, उसके 6 स्तर हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 स्तर बताए गए हैं: याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। ये 6 स्तर हैं। बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही याद कर डालो जैसे मैंने अभी एकदम से बोल डाला। ठीक है, एक टीचर अपने छात्रों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की व्याख्या करने की कहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? व्याख्या करने की बात कर रहा है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम के व्याख्या करने के लिए कहता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर में आता है? तो व्याख्या करना मतलब किसी चीज की लागू करना, अप्लाई करना, नई जानकारी को, सीखी गई जानकारी को नई चीज में अप्लाई करना। स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को जानना, आंसर हो गया ऑप्शन समझना, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, जानकारी की व्याख्या करना, तो यहां पे क्या हो गया? ऑप्शन ये बी पॉइंट है, ये सेकंड नंबर है ना। निचला सबसे दूसरा नंबर याद करना और समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संशोधित ब्लूम की संज्ञानात्मक श्रेणी का उच्चतम स्तर है? अब मैंने आपको बताया था संशोधित ब्लूम जो 2001 में आया,
और सबसे उच्चतम स्तर में क्या हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर है ये है सृजन करना। याद रखिएगा, इसमें क्रिएशन जो है वो सबसे उच्चतम स्तर पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शब्द समझने अंडरस्टैंडिंग स्तर से संबंधित है। तो अंडरस्टैंडिंग समझने, तो ये समझना अंडरस्टैंडिंग ये जो है दूसरा स्तर है जहां पे जानकारी की व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पे आंसर हो गया सूची बनाना, लागू करना, वर्णन करना, सृजन करना। पांचवें का आंसर हो गया वर्णन करना। ठीक है। सृजन करना तो लास्ट वाला हो गया, सूची बनाना तो पहला वाला हो गया, और लागू करना ये तीसरा नंबर पे हो गया। तो ये लास्ट है 6 नंबर, ये पहला नंबर है, और ये जो है आंसर हो गया वर्णन करना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, समझने वाला ये दूसरा नंबर। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने प्रस्तुत किया था। तो एंडरसन और क्रैथवॉल ने प्रस्तुत किया था। कब किया था, 2001 में किया था। कितने स्तर हैं, 6 स्तर हैं इसके भी। 6 स्तर में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो है चेंजेस है तो मूल्यांकन और सृजन के स्तर पे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी की भावनात्मक अफेक्टिव क्षेत्र है। मैंने कहा था ना अफेक्टिव डोमेन क्षेत्र। तो भावनात्मक क्षेत्र में क्या होगा देखिए, निर्णय लेना हो नहीं सकता, यहां पे आंसर हो गया स्वीकार करना। क्योंकि भावनात्मक क्षेत्र में होता क्या है, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को जो है स्वीकार करना होता है। ये क्षेत्र जो है दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करता है, दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, मूल्यों और विश्वासों को संबंधित होता है। जो बाकी जो क्षेत्र है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। निर्णय लेना कॉग्निटिव बौद्धिक क्षेत्र है, तुलना करना, विश्लेषण करना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, गणना करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लेकिन स्वीकार करना ये आपके इमोशंस पर आधारित है, अफेक्टिव डोमेन एरिया में आता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस एक बार पूरा देख लीजिएगा, बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, और बहुत आराम से जो है ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। एक जो है लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और आप हमें कमेंट भी करिएगा कि आप जो है आप में से कितने लोगों का जो है सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार होने वाला है। कौन लोग जो है पहली बार बच्चे जो है आप लोग एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं। ठीक है। ब्लूम के किस स्तर पर छात्र नवाचार करते हैं। अब नवाचार का संबंध किस चीज़ से है भैया, नवाचार का संबंध क्रिएशन से है, नया कुछ क्रिएट करना। तो आंसर हो गया सी। मैंने ये लाइन भी दे रखा है कि नवाचार करना कीवर्ड्स में। ठीक है। तो याद रखना, मैं सब कुछ बना रहा हूं, ऐसे बनाया है मैंने अपनी थ्योरीज को कि ऑप्शंस को, जो बच्चे ऑप्शंस में पढ़ पढ़ के भी जो है क्या क्या ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उसको भी मैंने आपको पढ़ाने के स्तर पे जो है नोट्स के रूप में दिया है। विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करते हैं। तो विश्लेषण स्तर पर सूचनाओं को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। और विश्लेषण कौन से स्तर में आएगा, ये चौथा स्तर होगा। ठीक है, जहां पे छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को तोड़ते हैं, सूचनाओं को वर्गीकृत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। अब साइकोमोटर डोमेन मैंने आपको बताया है, साइकोमोटर जो कि शारीरिक कौशल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे शारीरिक कौशल, बोलना शारीरिक कौशल नहीं है, नृत्य करना जो है एक शारीरिक कौशल के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। फिजिकल चीजें होंगी इसमें ज्यादा, मोटर स्किल्स जो होती है ना, फाइन मोटर स्किल्स और जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन पर टिका होता है। तो ये जो डोमेन है ये फाइन और ग्रॉस का जो है कंबाइंड जो है होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, चलिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नहीं है एकदम से, बस केवल जरा जरा सा एक आंख में देख लिया और उसके बाद एग्जाम में जाते हैं तो फटक 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 आंसर लगा देते हैं और गलत कर देते हैं। 13वें का यहाँ पे आंसर होगा। संशोधित में क्या होता है, सबसे ऊपर का स्तर होता है क्रिएशन, सृजन करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 13वें का आंसर है बी। नेक्स्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञान आयाम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो मैंने ज्ञान आयाम में 4 स्तर बताए थे और चारों के चारों याद करना होगा। तथ्यात्मक स्तर, संरचनात्मक स्तर, प्रक्रियात्मक स्तर और भावनात्मक स्तर नहीं है। तो इसकी जगह कौन सा स्तर है,
मेटाकॉग्निटिव स्तर, जहां पे स्वयं के ज्ञान व सोच प्रक्रिया के बारे में जागरूकता होती है बच्चे के अंदर। तथ्यात्मक में तथ्यों के बारे में हो गया, संरचनात्मक से चीजों के संबंध हो गया, प्रक्रियात्मक में चीजों की प्रक्रिया, तकनीक और विधियों का ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन जैसा नहीं है। प्लीज कम से कम कमेंट करके बता देना भैया कि जो है कि सर जी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। कम से कम एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए, तो मैं जब भी कुछ अलग बनाऊं कुछ, या इन क्वेश्चंस को मैं मैथ पेडागोजी का जब पेपर दूंगा तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से दोबारा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, मैं पूरा दोबारा तो इस थ्योरी को दूंगा नहीं, तो मैं क्वेश्चंस को इस दूसरे मैथ पेडागोजी के पेपर्स में शामिल करूंगा और फिर से मैं डिफाइन कर दूंगा। लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको मेरा ये बनाया हुआ जो है थ्योरी और एमसीक्यू वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एक छात्र से गणित में वर्ग समीकरण को हल करने की विधि का उपयोग करके एक नया प्रश्न हल करने को कहा जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है कुछ नया प्रश्न हल करने के लिए कहा जाता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर पे? देखिए यहां पे बात ध्यान रखना, नया आ रहा है तो कुछ लोग तो सृजन वाला मामला है, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां वर्ग समीकरण का हल करने की विधि का उपयोग करके मतलब सीखी गई जानकारी को नई जानकारी में अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे वर्ग समीकरण के जो थ्योरीज हैं उसको पता है और उस चीज को वो नए क्वेश्चंस में हल करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है सीखी गई जानकारी को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्तर है जिसे कहते हैं लागू करना, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अप्लाइंग। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर आप में से अभी भी इतना सुनने के बाद भी ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ब्लूम टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन करना स्तर से संबंधित है? तो यहाँ पे 16वें का देखिए आंसर है मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन में क्या होता है? आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो ये तो याद करने वाला हो गया। यदि एक वस्तु की कीमत क्या होगा, ये चीजें होंगी, है ना। तो उसकी नई दर क्या होगी, तो ये लागू करने वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे कि तीसरा स्तर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी है? मतलब मूल्यांकन यहाँ पे सबसे कम प्रभावी, मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आलोचनात्मक रूप से जो है निर्णय दीजिए। इस प्रश्न का छात्रों से निर्णय लेने, तुलना करने, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। पहला वाला याद करना हो गया, बी वाला जो है अप्लाइंग हो गया, लागू करना हो गया, और डी जो है स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है, मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग, जो कि सेकंड नंबर पे है, सेकंड चरण है। आंसर हो गया सी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में सृजन करना स्तर का एक उदाहरण है। अब सृजन करना मतलब कुछ नया क्रिएट करना। अब यहां पे देख लेते हैं, तथ्यों को याद करना, दो अवधारणाओं की तुलना करना, जानकारी की व्याख्या करना, एक नई कहानी लिखना। ऑप्शन यहां पे बी हो गया। एक टीचर अपने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया मॉडल डिजाइन करने के लिए कहता है। एक नया मॉडल डिजाइन करने को कहता है। अब मतलब एक नया मॉडल बनाने को लिए कह रहा है, मतलब कुछ नया क्रिएट करने के लिए कह रहा है, क्रिएशन से संबंधित है। ठीक है, क्रिएशन मतलब सृजन। ऑप्शन यहां पे बी हो गया। शब्द को पकड़ो, कुछ मत करो, सिर्फ इसमें से जो भी आपने पढ़ा है उस शब्द को पकड़ो कि कोई ऐसा क्या बोल रहा है। यहां पे मॉडल डिजाइन करने का मतलब कुछ क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। मैं इसी बस एक एक लाइन शब्दों को बोलता हूं कि आप सिर्फ वन लाइन का जो है चीजें लिखो। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान का अर्थ है। अब मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान जहां की मैंने आपको बताया है, ठीक है, 4 स्तर हैं, तथ्य, संरचना, प्रक्रियात्मक, मेटा। अब यहां पे क्या होता है कि ज्ञान के जो है प्रक्रिया के बारे में सोचना, तो स्वयं की सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो मेटा संज्ञानात्मक जो है स्वयं के बारे में जो है विचार करने की जो है बात कही जाती है इसमें। ठीक है, ये बात यहां समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी के विश्लेषण करना स्तर का उदाहरण है? तो विश्लेषण करना मतलब यहां पे 20वें का आंसर है, एक कविता के विभिन्न हिस्सों के बीच में संबंध समझना, उनका विश्लेषण करना, विभिन्न हिस्सों के बीच में विश्लेषण करना। तो ये कौन सा स्तर है? ये 4th नंबर का स्तर है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। नेक्स्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग शिक्षण में किस लिए किया जाता है?
तो ये किस लिए किया जाता है? ये केवल परीक्षा प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है, केवल पाठ्य सामग्री पढ़ाने के लिए किया, उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आंसर हो गया बी, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवस्थित करने और उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देना, ये तो याद रखना, अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित करना, ये याद रखना, बस ये लाइन ही आपको चिपकाएंगे बार बार पेपर में, आप बस ये याद रखना, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में अफेक्टिव डोमेन का क्या संबंध है? अफेक्टिव डोमेन, अब ये अफेक्टिव डोमेन क्या है? भावनात्मक। मैंने आपसे कहा था, अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आंसर हो गया भावनात्मक, बस इतना ही पता था, भावनात्मक, शारीरिक, तुरंत सब काट दिया, 22वें का आंसर हो गया ए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वन लाइनर नोट्स बनाइए, एक एक शब्द में चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही आप पढ़िए। मैं लिख के देता हूं कि आपका इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरा पेपर खंगाल लीजिए, जितना देखना हो देख लो। इसके बाद आपका कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन अगर आया है तो आप कर लेंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 40 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।